हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलैरिमीटर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था पोलैरिमीटर क्या होता है, उसकी क्या कंस्ट्रक्शन होती है और वो कैसे काम करता है, मतलब कि उसकी वर्किंग भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलैरिमीटर क्या होता है उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये भी एक तरह का पोलैरिमीटर ही है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पोलैरिमीटर पढ़ा था उसी का ही एक रूप है। ठीक है, जो हमने वो पोलैरिमीटर पढ़ा था ना, उसी पोलैरिमीटर के अंदर आपको एक छोटा सा डिवाइस लगा देना है। वो डिवाइस जो आप ये लगा दोगे पोलैरिमीटर के अंदर, तो आपको जो पोलैरिमीटर है उसको हम कहेंगे लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलैरिमीटर। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पोलैरिमीटर होता क्या है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में डिटेल में करवा चुका हूँ। तब भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ। पोलैरिमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी सॉल्यूशन या किसी किसी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की स्पेसिफिक रोटेशन को मेजर करने के काम आता है ये इंस्ट्रूमेंट। या आप ये भी कह सकते हो कि जो लाइट ऑप्टिकली एक्टिव में से पास होगी और कुछ एंगल पे रोटेट होगी, ठीक है, तो वो किस एंगल पे रोटेट हुई है, एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, उसको कैलकुलेट करने के पोलैरिमीटर काम आता है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या थी? इसमें हमने लिया था एक सोर्स ऑफ लाइट जो कि एक स्लिट में से आ रहा है, और एक कन्वेक्स लेंस लिया था जो इस लाइट को पैरेलल बीम्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये आपका है एक पोलराइजर। ये क्या है आपका? पोलराइजर। ठीक है, और ये आपका क्या है? एनालाइजर। ये आपका क्या है? एनालाइजर। ठीक है, पोलराइजर और एनालाइजर दोनों का जो काम जो कौन कर रहा है यहाँ? निकोल प्रिज्म कर रहा है। हमने यहाँ दो निकोल प्रिज्म रखे हैं, एक पोलराइजर के रूप में, एक एनालाइजर के रूप में। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो ये पोलराइजर है और ये जो एनालाइजर है दोनों ही क्रॉस्ड पोजीशंस में है। मतलब कि जो ये पोलराइजर और जो एनालाइजर है इनका जो प्लेन ऑफ सेक्शन है एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जिस सॉल्यूशन का या जिस सब्सटेंस का आपको स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है, ठीक है, उस सब्सटेंस को आप क्या करते हो? इन दोनों के बीच में रख देते हो। अभी मैंने नहीं रखा, ठीक है, जब मैं वर्किंग समझाऊंगा इसकी तब रखूंगा। ठीक है, तो ये दो जो एनालाइजर और पोलराइजर हैं, इन दोनों के बीच में हमने किसको रखेंगे? उस सब्सटेंस को जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन हमें निकालनी है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ पोलैरिमीटर की बात कर रहा हूँ, लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलैरिमीटर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, पोलैरिमीटर की रिवीजन करवा रहा हूँ कि पोलैरिमीटर क्या था आपका। ठीक है, तो ये पोलराइजर, ये एनालाइजर। ठीक है, एनालाइजर के पास हमने सर्कुलर स्केल रखा है। ठीक है, एनालाइजर के साथ हमने एक सर्कुलर स्केल रखा है। ठीक है, क्योंकि वर्किंग में हमें इस एनालाइजर को रोटेट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये एनालाइजर को हमने कितना रोटेट किया वो हम इस सर्कुलर स्केल से देखते हैं। ठीक है, और ये आपका एक टेलीस्कोप है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं पोलराइजर P है, ये आपका एनालाइजर A है, ये आपका लेंस L है, ये आपका सर्कुलर स्केल C है, और ये आपका E है, टेलीस्कोप या आईपीस कह लो। ठीक है, और ये आपका सोर्स ऑफ लाइट S है। ठीक है, तो ये आपकी सारी कंस्ट्रक्शन थी, हमने क्या क्या लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोलैरिमीटर की वर्किंग की। तो वर्किंग में क्या होता है? ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं रखा। ठीक है, जब हमने यहाँ सोल्यूशन नहीं रखा तब क्या होगा? ये लाइट इस कन्वेक्स लेंस से पास होगी, ठीक है, और उसके बाद इस पोलराइजर से पास होगी, मतलब इस निकोल प्रिज्म से पास होगी। ठीक है, तो ये जो लाइट थी ये आपकी अनपोलराइज लाइट थी। इससे पास होने के बाद ये जो आपकी लाइट है ये पोलराइज हो जाएगी, मतलब कि जो वाइब्रेशंस हैं वो सिंगल प्लेन में कन्फाइंड हो जाएंगी। यहाँ अनपोलराइज लाइट थी, इस पोलराइजर से पास होने के बाद वो पोलराइज हो गई, उसकी वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में रिस्ट्रिक्ट होगी। या आप ये कह सकते हो कि वही वाइब्रेशंस पास हुई इस पोलराइजर में से जो इस पोलराइजर के प्रिंसिपल सेक्शन के या फिर प्रिंसिपल प्लेन के पैरेलल थी। ठीक है, अब देखिए, जो ये वाइब्रेशंस है क्या इस एनालाइजर में से पास हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो ये पोलराइजर है और जो ये एनालाइजर है एक दूसरे क्रॉस्ड पोजीशंस में है। ठीक है, ये क्रॉस पोजीशंस में है, इसका मतलब ये क्या है? एक दूसरे के प्लेन मतलब कि इन दोनों का जो प्लेन ऑफ सेक्शन है एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जो ये वाइब्रेशंस इस पोलराइजर में से निकली हैं वो भी तो इस एनालाइजर के परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि वही वाइब्रेशंस इस पोलराइजर में से बाहर निकली है ना जो इसके प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल है। ठीक है, तो जो वाइब्रेशंस इसके प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल हैं वो इसके प्रिंसिपल सेक्शन के थोड़ी पैरेलल होंगी। ठीक है, इसके तो परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि ये पोलराइजर का प्रिंसिपल सेक्शन इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसलिए जो ये एनालाइजर है इसमें से जो ये वाइब्रेशन है ये पास नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो ये वाइब्रेशंस की डायरेक्शन है इसके प्रिंसिपल सेक्शन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है।
ठीक है। इसका मतलब यहाँ हमें कोई लाइट देखने को नहीं मिलेगी, ये जो वाइब्रेशन है यहाँ ब्लॉक हो जाएंगी और हमें कोई भी लाइट यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ हमें कोई लाइट देखने को नहीं मिलेगी। तो जब यहाँ हमें कोई लाइट नहीं देखने को मिल रही, जब मतलब कि जब हमने यहाँ सोल्यूशन नहीं रखा, ठीक है, और हमें यहाँ डार्कनेस मिली है, तो उस केस में हम इस सर्कुलर स्केल से रीडिंग को नोट कर लेंगे। वो रीडिंग हम मान लेते हैं आपकी है θ1, ठीक है। हमने θ1 रीडिंग को क्या कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन की हमें स्पेसिफिक रोटेशन निकालनी है, उस सोल्यूशन को हम इन दोनों के बीच में रख देते हैं। तो हमें निकालना है शुगर सोल्यूशन, तो उस शुगर सोल्यूशन को हम इस के बीच में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, इस शुगर सोल्यूशन को इस ग्लास ट्यूब के अंदर, ठीक है, और इन दो निकोल प्रिज्म के अंदर रख देते हैं, ठीक है। ये आपका शुगर सोल्यूशन है। तो शुगर सोल्यूशन एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है, एक ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन होता है, इसलिए जो शुगर सोल्यूशन होगा वो इन वाइब्रेशंस को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा कुछ एंगल पे, ठीक है। अब ये वाइब्रेशंस कुछ एंगल पे रोटेट हो गई हैं, इसका मतलब जो ये वाइब्रेशंस हैं अब इस पोलराइजर के क्या हुई, परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी इसके पैरेलल नहीं हुई, क्योंकि ये वाइब्रेशंस इस सोल्यूशन से पास होने के बाद थोड़ी सी रोटेट हो गई हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो वाइब्रेशन है इसके पैरेलल नहीं है, जो इसके पैरेलल नहीं है तो इसके परपेंडिकुलर नहीं होंगी इस एनालाइजर के। तो ये एनालाइजर के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो वाइब्रेशंस हैं इसमें से कुछ पास कर जाएंगी, ठीक है। ये पास कर जाएंगी तो हमें यहाँ क्या दिखेगी, इल्यूमिनेशन दिखेगी, कुछ ना कुछ लाइट दिखेगी, ठीक है। बट आपको यहाँ लाइट नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, जितनी ये वाइब्रेशंस रोटेट हुई है ना, ठीक है, उतना ही इस एनालाइजर को क्या कर देना, रोटेट कर देना, ठीक है। ये अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाइब्रेशंस कितनी रोटेट हुई हैं, ठीक है, मतलब कि इस एनालाइजर को कितना रोटेट करना है, ठीक है। तो ये आपको तब पता चलेगा जब इसको रोटेट करते करते यहाँ डार्कनेस आ जाएगी, ठीक है। जब यहाँ डार्कनेस आ जाएगी फिर से, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि आपने इस एनालाइजर को उतना रोटेट कर दिया है जितनी ये वाइब्रेशंस रोटेट हुई हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा रोटेट करोगे, तब तक रोटेट करोगे जब तक आपको यहाँ डार्कनेस नहीं मिल जाती, ठीक है। तो आपने इसको रोटेट कर दिया और जब आपको यहाँ डार्कनेस मिलेगी, ठीक है, जब आपको यहाँ डार्क हो जाएगा, कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगी, तब आपको क्या करना है, इस एनालाइजर की रीडिंग को, मतलब कितना रोटेट किया है उस रीडिंग को आपको सर्कुलर स्केल से फिर से नोट करना है। उस रीडिंग को हम क्या कहेंगे, θ2, ठीक है। अब क्या करोगे, इस θ1 और θ2 का डिफरेंस लोगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आपका एंगल ऑफ रोटेशन होगा। एंगल ऑफ रोटेशन मतलब कि जो ये शुगर सोल्यूशन है इसने इन वाइब्रेशन को कौन से एंगल पे रोटेट कर दिया, ठीक है, मतलब कि ये वाइब्रेशंस कितने एंगल पे रोटेट होगी, ठीक है, वो आपका आ जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन आ गया है, तो स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन r इंटू सी। इसका मतलब आप थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और आपको स्पेसिफिक रोटेशन भी मिल जाएगी इस शुगर सोल्यूशन की, कि इसने कितना इसको रोटेट किया, मतलब कि कितना ये सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग थी पोलैरिमीटर की, पोलैरिमीटर काम कैसे करता है, एंगल ऑफ रोटेशन को कैसे निकालता है, ठीक है। बट हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलैरिमीटर। तो लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलैरिमीटर की हमें पहले बात है जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो ये सिंपल पोलैरिमीटर था, इस पोलैरिमीटर में हमें ये नहीं पता चलता था, हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता चलता था कि यहाँ डार्कनेस कंप्लीट हो गई है या नहीं हो गई है, ठीक है। जब हम इस सोल्यूशन को बीच में रख देते हैं और एनालाइजर को रोटेट करते हैं तो हमें यहाँ नहीं पता चलता था कि हमें कंप्लीट डार्कनेस मिल चुकी है या नहीं मिल चुकी है। इसलिए हम एक डिवाइस को बीच में लगाएंगे, इसी सेटअप के अंदर एक डिवाइस को बीच में लगाएंगे जिसको हम कहेंगे लॉरेंट्ज हाफ शेड डिवाइस, ठीक है। जब हम उस डिवाइस को इस सिंपल पोलैरिमीटर के सेटअप के अंदर लगा देंगे तो हम इस पोलैरिमीटर को क्या नाम देंगे, लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलैरिमीटर, ठीक है। तो वो डिवाइस आपका लगेगा कहाँ, वो लगेगा आपका इस पोलराइजर और इस मतलब कि क्रिस्टल या जो भी आपने सोल्यूशन लिया है उसके बीच में। तो यहाँ आप लगा दोगे वो हाफ शेड डिवाइस को, लॉरेंट्ज हाफ शेड डिवाइस को, ठीक है। तो मैं अलग से बना के फिर लगा देता हूँ। तो ये हमने बीच में इस एच मतलब कि हाफ शेड डिवाइस या लॉरेंट्ज हाफ शेड डिवाइस को बीच में लगा दिया है, ठीक है। तो देखिए हमें लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर पढ़ना है, ठीक है। आप पेपर में कैसे लिख के आओगे लॉरेंट्स हाफ शेड पोलैरिमीटर को, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लॉरेंट्स हाफ शेड की कंस्ट्रक्शन, ठीक है, पोलैरिमीटर की, उसके बाद वर्किंग।
कंस्ट्रक्शन में आपको सब कुछ वही लिखना है जो हमने सिंपल पोलैरिमीटर के सेटअप में लिखा है, ठीक है। बस आपको एक पॉइंट ये ऐड कर देना है कि आपने सोल्यूशन और पोलराइजर के बीच में एक क्या लगा दिया, हाफ शेड डिवाइस लगा दिया, ठीक है, जिसको हमने एच से डिनोट किया। ये आपको एक पॉइंट लिखना है कंस्ट्रक्शन में। किस में लिखना है? ये कंस्ट्रक्शन में। ये एक आप पॉइंट लिखोगे, ठीक है। आप अपने आप देख सकते हो कि कहाँ आपको एडजस्ट करना है ये पॉइंट उस पैराग्राफ में, कि आपने एक एच हाफ शेड डिवाइस लगा दिया, ठीक है, बिटवीन द पोलराइजर एंड सोल्यूशन, जिसका आपको स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है, ठीक है। उसके बाद आप वर्किंग में क्या लिखोगे, ठीक है, तो वर्किंग में आप वही वर्किंग लिखोगे जो हमने पोलैरिमीटर के टॉपिक में देखी थी, ठीक है। वही सारी वर्किंग आपको लिखनी है, बट लास्ट में उसके एक लाइन ऐड कर देनी है। आप क्या लिखोगे कि आपको यहाँ कंप्लीट डार्कनेस कब हो रही है, एग्जैक्ट डार्कनेस कब हो रही है, तब आपको उस बात का आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलता, ठीक है, इस पोलैरिमीटर से, ठीक है। इसलिए हम बीच में एक हाफ शेड डिवाइस लगाते हैं, ठीक है, एक हाफ शेड डिवाइस लगाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ कंप्लीट डार्कनेस कब हो रही है जब हम इस एनालाइजर को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही आपको सारा वर्किंग में लिखना है। उसके बाद आपको, अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसके बाद आपको वो ऐड करना है, लॉरेंट्ज हाफ शेड डिवाइस क्या होता है, ठीक है, जो हमने ये डिवाइस लगाया ये काम कैसे करता है, उसके बाद आपको वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट हो जाएगा लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलैरिमीटर का। तो स्टार्ट करते हैं कि लॉरेंट्ज हाफ शेड जो डिवाइस हमने बीच में लगाया है इसका क्या काम है। तो आप वर्किंग के बाद हेडिंग डालोगे लॉरेंट्ज हाफ शेड डिवाइस। सबसे पहले हम लॉरेंट्ज हाफ शेड डिवाइस को समझते हैं कि वो उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। बाद में हम उसको लिखेंगे कि हाँ आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है। हाफ शेड डिवाइस ये असलियत में एक सर्कुलर शेप का डिवाइस है, ठीक है। ये आप मतलब कि इसको सामने से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो तो आपको ऐसे लगेगा कि ये एक क्यूबॉइड जैसा होगा, ठीक है, बट ये एक सर्कुलर शेप का डिवाइस होता है, ठीक है, सर्कुलर शेप का डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि दो प्लेट्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका जो हाफ प्लेट है वो क्वार्ट्ज की बनी होती है और जो हाफ प्लेट है वो ग्लास की बनी होती है, ठीक है। तो ये हाफ क्वार्ट्ज का बना हुआ है, ठीक है, और हाफ ग्लास प्लेट का बना हुआ है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं ए, ये बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट ओ, और ये बी मान लेते हैं, ठीक है। और ये आपका सी है और ये डी पॉइंट मान लेते हैं। तो जो ए सी बी है ये क्वार्ट्ज की बनी हुई प्लेट है और ए डी बी ग्लास की बनी हुई प्लेट है, ठीक है। देखिए जब ये लाइट, ठीक है, पोलराइजर से पास होने के बाद इस हाफ शेड के ऊपर फॉल होगी, ठीक है, तो जो वो लाइट पोलराइज लाइट होगी जब वो क्वार्ट्ज में से पास करेगी, क्वार्ट्ज वाली साइड में से पास करेगी, तो वो दो रेज में स्प्लिट हो जाएगी। एक होगी आपकी ओ रे, एक ई रे, क्योंकि जो क्वार्ट्ज है वो एक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होता है जो लाइट को दो रेज में स्प्लिट कर देता है, ठीक है। और जब ग्लास में से पास होगी वो लाइट तो वो दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट नहीं होगी क्योंकि ग्लास एक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो ये क्वार्ट्ज है ना, जो ये क्वार्ट्ज है, ठीक है, ये लाइट को दो रेज में स्प्लिट कर देगा, ओ और ई रेज। तो जो वो ओ और ई रे है उसमें फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का होगा, या पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2 का होगा, ठीक है। जो लाइट रेज इस क्वार्ट्ज में से पास करेंगी, ठीक है, और दो रेज में स्प्लिट हो जाएंगी, ओ रे और ई रे, ठीक है। जो ओ रे और ई रे है उनमें जो पाथ डिफरेंस आएगा वो लैम्डा बाय 2 का आएगा, ठीक है। हमने क्वार्ट्ज प्लेट, एक ऐसी क्वार्ट्ज प्लेट ले रखी है यहाँ जो ओ रे और ई रे के बीच में जो पाथ डिफरेंस आपका पैदा करेगी वो लैम्डा बाय 2 का पैदा करेगी। आपने रिटार्डेशन प्लेट्स में भी पढ़ रखा है, ठीक है। रिटार्डेशन प्लेट में हमने पढ़ रखा है कि जो प्लेट्स लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस पैदा करती हैं ओ रे और ई रे के बीच में, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम हाफ वेव प्लेट कहते हैं। तो यहाँ हमने क्वार्ट्ज प्लेट को हाफ वेव प्लेट की तरह लिया है, ठीक है। तो ये आपकी एक हाफ वेव प्लेट की तरह एक्ट करेगी। तो ये क्वार्ट्ज की बात होगी।
पहली बात क्वार्ट्स की ये होगी, डबल रिफ्रैक्टिंग है, ठीक है, और ई में रे में स्प्लिट कर देगी जो भी लाइट है इसमें से पास होगी। दूसरी बात ये होगी कि जो ये क्वार्ट्स प्लेट है ये हाफ वेव प्लेट की तरह एक्ट करेगी, मतलब कि जो ओ रे और ई रे बनेंगे उनमें जो पार्ट डिफरेंस जो पैदा करवाएगी वो λ/2 का करवाएगी, ठीक है। अब ये ग्लास प्लेट की बात करते हैं। पहली बात तो ये ग्लास प्लेट में से जो लाइट पास होगी वो ओ और ई रे में स्प्लिट नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी थिकनेस हमने कुछ ऐसे ले रखी है, इस ग्लास प्लेट की थिकनेस हमने कुछ ऐसे ले रखी है कि जितनी लाइट ये क्वार्ट्ज अब्जॉर्ब करेगी ना उतनी ही लाइट ये ग्लास अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जितनी लाइट इस क्वार्ट्ज ने अब्जॉर्ब की है उतनी ही ये ग्लास अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन थी कि हमने इसको कैसे बनाया है, ठीक है। कौन सा क्वार्ट्ज लिया है, हाफ वेव प्लेट वाला लिया है, ठीक है, डबल रिफ्रैक्टिंग है, और ग्लास हमने कुछ ऐसा ले रखा है जिसकी थिकनेस, मतलब कि ऐसी थिकनेस का ग्लास ले रखा है कि जो उतनी ही लाइट अब्जॉर्ब करेगा जितनी इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल ने अब्जॉर्ब करी है, इस क्वार्ट्ज प्लेट ने अब्जॉर्ब करी है, ठीक है। बहुत ही डिटेल से और बहुत ही आसान तरीके से आपको करवा रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। तो ये आपकी क्या होगी, हाँ, लॉरेंट्ज हाफ शेड डिवाइस हो गया, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, उसके लिए हमें और भी बातों को समझना है, वो हम समझते हैं। ये आपका वही हाफ शेड डिवाइस है, ठीक है। जो ये हाफ शेड डिवाइस है ना, इसको अब हम मान लेते हैं कि जो लाइट पोलराइज होने के बाद इस हाफ शेड में से जो पास करेगी उस लाइट की जो वाइब्रेशंस हैं वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। लाइट की जो वाइब्रेशंस है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये ए और बी है, ये डी और ये सी है, ठीक है। तो इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जे हम ये मान के चलें कि जो ये हाफ हिस्सा है वो क्वार्ट्ज का है, ठीक है, जिसमें से वाइब्रेशन ये पास कर रही है, कुछ वाइब्रेशन जो ये वाइब्रेशन जो ऐसे आ रही हैं, ठीक है, जो वाइब्रेशंस इस हाफ शेड डिवाइस में से इस डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है। तो कुछ जो वाइब्रेशंस है वो इस ग्लास में से भी पास करेंगी, कुछ वाइब्रेशन आपकी इसमें से भी पास करेंगी, क्वार्ट्ज प्लेट में से भी पास करेंगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो वाइब्रेशन है ये क्वार्ट्ज में से पास कर रही है। जब ये क्वार्ट्ज में से वाइब्रेशन पास करेगी तो ये दो रेज में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी। एक कंपोनेंट आपका ओ रे होगा, एक कंपोनेंट आपका ई रे होगा, ठीक है। तो ये आपका ओ रे है, ठीक है, ये कंपोनेंट हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ओ कंपोनेंट है और इस डायरेक्शन में आपका ई कंपोनेंट है, ठीक है, और ई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, ठीक है। तो ओ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, ई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। जो ये वाइब्रेशन है ये दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो गई, ओ कंपोनेंट और ई कंपोनेंट, ठीक है। बट आपने ये भी पढ़ रखा है कि जो क्वार्ट्ज प्लेट है वो हाफ वेव प्लेट है। जो वो हाफ वेव प्लेट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ओ और ई में λ/2 का पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस करवाएगी, जहाँ आप ये कह सकते हो कि इन दोनों में जो फेस डिफरेंस आ जाएगा वो पाई का आ जाएगा। इसलिए जो ये ओ है ये पाई एंगल से मतलब कि चेंज हो जाएगी, जहाँ एडवांस हो जाएगी। ये जहाँ इस डायरेक्शन में रही थी, ठीक है, बट क्वार्ट्ज में आने के कारण, क्योंकि क्वार्ट्ज हाफ वेव प्लेट है तो उसमें आने के कारण ये पाई एंगल से चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसमें पाई का फेस डिफरेंस आ चुका है ई और ओ में, ठीक है। ये ई तो इसी डायरेक्शन में रहेगी बट जो ओ है वो पाई एंगल से चेंज हो जाएगी, तो मतलब पाई एंगल से चेंज होगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो अब ओ कंपोनेंट आपका यहाँ आ गया। ये जो एक वाइब्रेशन थी इसको हमने दो में रिजोल्व किया था और ई में, ठीक है। लाइट एंटर तो इस डायरेक्शन से हुई, ठीक है, जो बाहर आएगी बाकी इस डायरेक्शन से आएगी, ठीक है। लाइट जो बाहर आएगी वो इस डायरेक्शन से आएगी, क्योंकि अब ई और ओ इस डायरेक्शन में हो चुके हैं तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। लाइट एंटर आपने इससे करवाई जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, इस ए ओ बी के, ठीक है। और जो ये लाइट की वाइब्रेशन है वो बाहर कौन सी डायरेक्शन से आई, इस डायरेक्शन से बाहर आई, तो ये भी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगा इस ए ओ बी के, ठीक है, ए ओ बी के। इसको हम पी पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है। ये ओ का मतलब हो रही है, ठीक है। तो ये तो क्वार्ट्ज की बात होगी, मतलब कि हाफ शेड डिवाइस के अंदर जब लाइट की वाइब्रेशन एंटर करेंगी, ठीक है। तो जो हम क्वार्ट्ज की बात करें उस हाफ शेड डिवाइस के, तो क्वार्ट्ज के केस में जो वाइब्रेशंस हैं
वो आएंगी इस डायरेक्शन से, ठीक है। जो इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो वाइब्रेशन मतलब कि एंटर कर रही हैं हाफ शेप डिवाइस में, तो जो बाहर कौन सी डायरेक्शन से निकलेंगी, इस डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगी इमर्जेंट वाइब्रेशन की जो हाफ शेप डिवाइस से निकल रही है क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से, ठीक है। और जो ग्लास है, ग्लास वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें भी जो वाइब्रेशंस है जो एंटर कर रही हैं वो इसी डायरेक्शन से कर रही हैं, और जो बाहर वाइब्रेशंस निकलेंगी वो भी इसी डायरेक्शन से ही बाहर निकलेंगी, क्योंकि जो ग्लास है वो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल नहीं है, उसमें ई और ए में जो लाइट है वो स्प्लिट नहीं होगी, इसलिए जो वाइब्रेशंस है वो भी इसी डायरेक्शन से ही बाहर की तरफ निकल जाएंगी, जिस डायरेक्शन में वो एंटर करी थी, इसी डायरेक्शन में एंटर करी थी, इसी डायरेक्शन से बाहर निकल जाएंगी। तो ये है इमर्जेंट लाइट, ठीक है, जब वो ग्लास में से बाहर आ रही है। और ये ओ के ओ कौन सी वाइब्रेशन है, मतलब कि कौन सी लाइट की वाइब्रेशन है, जो क्वार्ट्ज में से बाहर आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल डायग्राम आ गई, ठीक है, वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा था, ये आपके पास फाइनल डायग्राम आ गई, ठीक है। ये वाइब्रेशन कौन सी वाइब्रेशन है, जो ग्लास में से बाहर आएगी, ठीक है, जो ग्लास वाली साइड से बाहर आ रही है। ये वाइब्रेशन वो है जो क्वार्ट्ज वाले क्रिस्टल में से बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए हमें तो यहाँ एग्जैक्ट डार्कनेस निकालनी है ना, कि एग्जैक्ट डार्कनेस हमें कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, जो आपका ये एनालाइजर है, ठीक है, हाफ शेप डिवाइस के बाद अब जो लाइट आपके पास बाहर जो निकलेंगी, ठीक है, वो इस एनालाइजर में से भी तो पास होंगी, ठीक है। तो जो ये एनालाइजर है, अब इसका रोल आता है, इन कंडीशंस हमारे पास हैं। पहली कंडीशन ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो ये एनालाइजर है ना, जो ये एनालाइजर है वो उसकी जो प्रिंसिपल सेक्शन है, उसकी जो प्रिंसिपल सेक्शन है, मतलब कि जो ये प्रिंसिपल सेक्शन है वो इस ओपी के पैरेलल है, ठीक है। हम ये पहले मान के चलेंगे कि जो ये इसका जो प्रिंसिपल सेक्शन है इस एनालाइजर का वो ओपी के पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब जो लाइट ग्लास में से बाहर आ रही है, जो वाइब्रेशंस ग्लास में से बाहर आ रही हैं, ओपी वाइब्रेशंस, वो ही इसमें से पास कर पाएंगी, क्योंकि एनालाइजर को हमने कुछ ऐसा रोटेट कर दिया कि जो इस वाइब्रेशन के पैरेलल हो गया, ठीक है। इसका मतलब वही वाइब्रेशन इस एनालाइजर में से पास हो पाएंगी, ठीक है, जो तो इस ओबी के पैरेलल जो इस ओबी की डायरेक्शन से बाहर आ रही हैं, ठीक है। और जो ये ओ क्यू के पैरेलल हैं, ठीक है, वाइब्रेशन जो ओ क्यू से बाहर आ रही है डायरेक्शन से, इसका मतलब वो वाली वाइब्रेशन ब्लॉक हो जाएंगी, वो इस एनालाइजर में से पास नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो जब आप इस टेलीस्कोप से इस हाफ शेप डिवाइस को देखोगे, तब आपको जो ये वाला हिस्सा है, ग्लास वाला हिस्सा, ठीक है, जो ग्लास वाला हिस्सा है वो आपको ब्राइट दिखाई देगा, और जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला कौन सा, क्वार्ट्ज वाला हिस्सा, ये आपको डार्क दिखाई देगा, क्योंकि आपको वही वाइब्रेशंस दिख रही हैं जो ग्लास की तरफ से बाहर आ रही हैं, क्योंकि हमने एनालाइजर को ही ऐसे रोटेट कर रखा है कि हमें वही वाइब्रेशंस, मतलब कि वही वाइब्रेशंस इसमें से पास हों जो इस ग्लास वाली वाइब्रेशन से, मतलब कि ओपी की डायरेक्शन से जो बाहर आ रही हैं, ठीक है। तो ओ की वाली तो ब्लॉक होगी, मैं क्वार्ट्ज वाले हिस्से की जो लाइट जो बाहर आ रही थी हाफ शेप डिवाइस से, वो तो ब्लॉक होगी, इसलिए हमें सिर्फ ग्लास वाली लाइट दिखेगी, मतलब ग्लास वाला हिस्सा ही दिखेगा, ठीक है, ब्राइट दिखेगा, और ये वाला हिस्सा डार्क दिखेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी, ठीक है, जब आपने एनालाइजर की प्रिंसिपल सेक्शन को ऐसे रखा कि वो ओपी के पैरेलल हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम ये करते हैं कि अब हम एनालाइजर को ऐसे रोटेट करते हैं कि वो ओ के पैरेलल हो, ठीक है। जब एनालाइजर का प्लेन ऑफ सेक्शन ओ क्यू के पैरेलल हो जाएगा, तब ओ क्यू वाली वाइब्रेशन ही इस एनालाइजर में से पास कर पाएंगी, और आपको टेलीस्कोप में सिर्फ जो ये जिस डायरेक्शन, मतलब कि सिर्फ जो ये क्वार्ट्ज वाला हिस्सा है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस क्वार्ट्ज में से बाहर आ रही है ना ओ क्यू, तो आपको क्वार्ट्ज वाला हिस्सा क्या दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, ठीक है। और जो ये ओपी वाइब्रेशन है वो एनालाइजर में से पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो एनालाइजर है वो तो सिर्फ पैरेलल किसके है, ओ क्यू के है, ठीक है। इसलिए आपको ओपी वाली वाइब्रेशंस पास नहीं हो पाएंगी, और ग्लास वाला जो हिस्सा है आपको डार्क दिखेगा, और जो ये क्वार्ट्ज वाला हिस्सा है तब आपको ब्राइट दिखेगा, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि जो ये एनालाइजर है, हमने इसको कुछ ऐसे रोटेट कर दिया कि जो इसका प्रिंसिपल सेक्शन है, ठीक है, जो इसका प्रिंसिपल सेक्शन है वो इस ए बी के पैरेलल है, ठीक है, वो इस ए बी के पैरेलल हो गया। इसको हमने कुछ ऐसे रोटेट कर दिया कि जो ये ए बी है, ठीक है, इसके पैरेलल आ गया इसका प्रिंसिपल सेक्शन, जो इसके ए बी के पैरेलल आ गया प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि जो ये ओ क्यू वाइब्रेशन है और जो ओ पी वाइब्रेशन है ये ए ओ बी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। जो ये इक्वली इंक्लाइंड है तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये भी इस हिस्से में भी ब्राइटनेस दिखेगी और इस हिस्से में भी ब्राइटनेस दिखेगी, ठीक है। ये नहीं है कि पूरा दोनों पूरे ब्राइट होंगे,
इस हिस्से में भी कुछ ब्राइटनेस दिखेगी, मतलब कि जितने हिस्से में आपको यहाँ ब्राइटनेस दिखेगी उतने ही हिस्से में यहाँ आपको ब्राइटनेस दिखेगी, ठीक है, जब आपका एनालाइजर इस एओबी के पैरेलल है। अब हम एक और कंडीशन मानते हैं कि आपका जो एनालाइजर है ना वो इस सीओडी के क्या है, परपेंडिकुलर, सॉरी सीओडी के पैरेलल है। जी आपका एनालाइजर सीओडी के पैरेलल हो चुका है तो इसका मतलब क्या है कि वो एओबी के तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जब ये एओबी के पैरेलल था तब आपको ये भी हिस्सा ब्राइट दिख रहा था, ये भी हिस्सा ब्राइट दिख रहा था, ठीक है। अब जो एनालाइजर है वो पैरेलल हो गया सीओडी के, मतलब एओबी के परपेंडिकुलर हो गया। जब ये एओबी के परपेंडिकुलर हो गया तो आपको ये भी हिस्सा क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा, और ये भी हिस्सा आपको क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा, ठीक है। तो ये आपकी तीन की भी चार कंडीशंस होगी, चार कंडीशंस, ठीक है। पहले आपको एनालाइजर को ऐसे रखना है कि आपकी जो एनालाइजर का प्रिंसिपल सेक्शन है वो इस वाइब्रेशन के ओपी वाइब्रेशन के पैरेलल हो। जब ओपी वाइब्रेशन के पैरेलल होगा तो ये ब्राइट हिस्सा दिखेगा, ये डार्क दिखेगा। जब आपका एनालाइजर का प्रिंसिपल सेक्शन इस ओके ओके पैरेलल होगा, ये ब्राइट दिखेगा, मतलब क्वार्ट्ज वाला हिस्सा ब्राइट दिखेगा, ठीक है, और जो ग्लास वाला हिस्सा है वो डार्क दिखेगा, ठीक है। जब आपका जो एनालाइजर जो है उसका प्रिंसिपल सेक्शन एओबी के पैरेलल होगा, एओबी के पैरेलल है तो जो ओ के हुए और ओपी है दोनों इक्वल एंगल में इंक्लाइंड है ना ओबी से, तो ये भी आपको ब्राइट दिखेगा, ये भी आपको ब्राइट दिखेगा, ठीक है। और जब आपका एनालाइजर का प्रिंसिपल सेक्शन सीओडी के क्या होगा, पैरेलल होगा, इसका मतलब एओबी के परपेंडिकुलर है, तो एओबी के जो परपेंडिकुलर है तो यहाँ ये भी आपको डार्क दिखेगा और ये भी हिस्सा आपको डार्क दिखेगा, ठीक है। ये आपके पास कंडीशंस होंगी, ठीक है। क्वार्ट्ज वाला हिस्सा डार्क, यहाँ ये वाला हिस्सा डार्क, कौन सा, ग्लास वाला, यहाँ दोनों ही इक्वली ब्राइट है और यहाँ दोनों ही इक्वली डार्क है, ठीक है। इसका मतलब जो आप एनालाइजर को इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, ठीक है, ये एनालाइजर आपका इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो एनालाइजर रोटेट होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एनालाइजर है उसका प्रिंसिपल सेक्शन वो ओ क्यू के पैरेलल आने लग जाएगा। जब ओ क्यू के पैरेलल आने लग जाएगा ये वाला हिस्सा तो आपका डार्क हो जाएगा और ये वाला ब्राइट हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। बट जी आपका एनालाइजर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो आपका एनालाइजर है वो इसके पैरेलल आने लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका एनालाइजर मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। जब आपने इसको इस डायरेक्शन में मूव करा, इस डायरेक्शन में, तो इसके पैरेलल आएगा, ठीक है। जब ये एनालाइजर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो मतलब कि ये आगे की तरफ जाएगा ना, ये आगे की तरफ जाएगा और ये भी ऐसे आगे की तरफ आएगा, तो जो ये वाला मतलब कि ये वाली लाइन है इसके पैरेलल होने लग जाएगी इस एनालाइजर की, तो इसका मतलब आपको इस वाला जो ये वाला हिस्सा ब्राइट दिखेगा, ये वाला डार्क दिखेगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी। जब आपका एनालाइजर यहीं है, यहीं खड़ा है सीओडी के, तब आपको ये वाली कंडीशन दिखेगी, डार्कनेस, और जो आपका एनालाइजर घूम के आपका एओबी के ऊपर आ गया है, ठीक है, एनालाइजर का प्रिंसिपल सेक्शन, तो आपको ये कंडीशन दिखेगी, इक्वली ब्राइट दिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि थोड़ी सी भी आप जो रोटेशन करते हो तो उस केस में क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि कब आपको मतलब कि डार्कनेस कंप्लीट मिल रही है, कब आपको थोड़ी थोड़ी डार्कनेस मिल रही है, ठीक है। क्योंकि जो हाफ हाफ हिस्सा डार्क है, हाफ हिस्सा ब्राइट हो रहा है, तो आपको इतना तो अंदाजा हो ही जाता है ना कि ये ज़्यादा डार्क है, ये कम डार्क है, ठीक है। जहाँ ये ब्राइट ज़्यादा ब्राइट है, ये कम ब्राइट है, ठीक है, इतना तो आपको पता चल ही जाता है जे हाफ हिस्सा हो रहा है तो, ठीक है। तो इसी तरह हमें लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलैरिमीटर से पता चल जाता है कि ये दोनों कंप्लीट डार्क कब होंगे, ठीक है। तो यही था आपका लॉरेंट्ज हाफ शेड डिवाइस, ठीक है, लॉरेंट हाफ शेड डिवाइस आपको ऐसे ही पता चल जाता है, ठीक है। तो ये आपका सारा कंसेप्ट था लॉरेंट्ज हाफ शेड डिवाइस का, मैंने आपको उसकी कंस्ट्रक्शन भी बता दी, वर्किंग भी बता दी। जी आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको डेफिनेटली ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं इसको लिखना कैसे है वो बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ, आप पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही लिखा है यहाँ। तो ये हम लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कुलर प्लेट्स ए सी बी एंड ए डी बी। द प्लेट ए सी बी इज मेड ऑफ क्वार्ट्ज वाइल द प्लेट ए डी बी इज ऑफ ग्लास, ठीक है। बोथ ग्लास एंड क्वार्ट्ज प्लेट्स आर सीमेंटेड टुगेदर। जो ग्लास और जो क्वार्ट्ज प्लेट है उन दोनों को हमने सीमेंट कर रखा है ए बी के अलोंग, ठीक है। ए बी के मतलब कि दो हाफ थी ना, तो हाफ को जोड़ दिया, किसके अलोंग जोड़ा है, ए बी के अलोंग, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द क्वार्ट्ज इज सच दैट इट इंट्रोड्यूसेस फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन ओ एंड ई वाइब्रेशंस, ठीक है। थिकनेस ऐसे ले रखी है क्वार्ट्ज प्लेट्स की कि जो ओ और ई वाइब्रेशन जो है उनमें जो पार्ट डिफरेंस आए वो कितना है, λ/2 का, जब फेज डिफरेंस पाई का, ठीक है। इस इन अदर वर्ड्स इट इज अ हाफ वेव प्लेट। थिकनेस ऑफ हाफ ग्लास इज सच दैट इट अब्सॉर्ब सेम अमाउंट ऑफ लाइट एज द क्वार्ट्ज प्लेट डज। जितनी क्वार्ट्ज प्लेट लाइट को अब्सॉर्ब करेगी उतनी ही कौन करेगी, ग्लास करेगी, ठीक है। लेट अस सपोज दैट द
प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द निकोल पी मेक्स एन एंगल थीटा विद ऑप्टिक एक्सिस ऑफ क्वार्ट्ज प्लेट। यहाँ तक क्या कह रखा है कि हमने मान लिया कि जो प्रिंसिपल सेक्शन है निकोल का वो एंगल बना रहे थीटा किसके साथ, इस ऑप्टिक एक्सिस के साथ, ठीक है। क्वार्ट्ज प्लेट की ऑप्टिक एक्सिस ये है ए बी, ठीक है। तो इसके साथ जो एंगल बना रहा है ओ पी वो क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रॉम सोर्स एस, जब सोर्स एस में से मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगी और इस हाफ शेड डिवाइस में से पास करेगी, आफ्टर पासिंग थ्रू निकोल प्रिज्म पी, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन अ हाफ शेड डिवाइस, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज अलोंग ओपी। जो डायरेक्शन होगी वाइब्रेशन की प्लेन पोलराइज लाइट की वो हम मान लेते हैं ओपी के अलोंग है। ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास हाफ द वाइब्रेशंस विल रिमेन अलोंग ओपी। जब वो ग्लास में से जो वाइब्रेशंस पास हो रही हैं तो वो ओपी के अलोंग ही बाहर आ जाएंगी, क्योंकि जो ग्लास है वो डबल रिफ्रैक्टिंग नहीं है, इसलिए वो ओ और ई में स्प्लिट नहीं होगा। बिकॉज ग्लास इज नॉट डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल बट ऑन पासिंग थ्रू द क्वार्ट्ज हाफ दीज विल स्प्लिट इनटू ओ एंड ई कंपोनेंट्स, ठीक है, ये समझा रखा मैंने। ऑन इमरजेंस ओ वाइब्रेशन विल एडवांस इन फेस पाई। जब लाइट बाहर आएगी क्वार्ट्ज में से तो जो ओ वाइब्रेशन हैं उनमें पाई का फेस डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, पाई से वो एडवांस हो जाएंगी, ठीक है। नाउ द ओ वाइब्रेशन विल टेक प्लेस अलोंग ओ सी इंस्टेड ऑफ ओ पी, ठीक है। अब जो ओ वाइब्रेशंस हैं, पहले ओ वाइब्रेशंस ओ डी के अलोंग थी, ठीक है, अब जो वाइब्रेशन है वो ओ सी के अलोंग बाहर आएंगी, ठीक है, ये लिख रखा है। द ई वाइब्रेशन विल स्टिल बी अलोंग ओ ए, बट जो ई वाइब्रेशन है वो ओ ए के अलोंग ही रहेंगी, ठीक है। जे वही अब कंडीशंस बता रखी हैं कि जे प्रिंसिपल सेक्शन जो है निकोल प्रिज्म का इज पैरेलल टू ओपी है, तो देन प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू द ग्लास प्लेट विल पास अनऑब्स्ट्रक्टेड। ग्लास प्लेट में जो लाइट है वो आसानी से बाहर आ जाएगी, बट ओ क्यू जो है वो पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो क्वार्ट्ज वाली साइड है। सो ग्लास हाफ विल अपीयर, इसलिए सिर्फ ग्लास वाला हाफ ही दिखेगा। इफ द प्रिंसिपल प्लेन इज अलोंग ए ओ बी द टू हाफ्स विल अपीयर इक्वली ब्राइट, तो वही लिख रखा है। It is because vibration emerging out of the two halves are equally inclined to AOB. When the principal section of A Nicole is parallel to COD, this is the position when two halves are equally dark. ठीक है, तो जो भी मैंने आपको समझाया था वही सारा मैंने इंग्लिश की लाइंस में लिख रखा है, ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो ये चैप्टर है आपका, इस पूरे चैप्टर के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते ही हैं, ठीक है, तो आप देख ही सकते हो, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका था लॉरेंट्ज हाफ शेड डिवाइस, ठीक है। लॉरेंट हाफ शेड डिवाइस को पढ़ना हमारा मेन मकसद था इस वीडियो में। हमने लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलैरिमीटर को भी साथ ही साथ पढ़ ही लिया, क्योंकि वही है, पोलैरिमीटर भी वही है सारा। बस एक आपने लॉरेंट हाफ शेड इसको क्यों कह दिया, क्योंकि इसे आपने लॉरेंट हाफ शेड डिवाइस लगा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।